टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अफराज। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है उसमें एक इंपॉर्टेंट जो आपका पोस्ट है नॉन टीचिंग पोस्ट है अकाउंटेंसी के लिए, जिसमें बीकॉम मांगा गया है। जितने भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि अकाउंटेंसी के जो सिलेबस में आपका सब्जेक्टिव नॉलेज है अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग है, इसमें बजटिंग है, ऑडिटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जीएसटी है, टैक्सेशन है। इन सभी से क्वेश्चन आपके आने हैं और यही 40 क्वेश्चन जो इसके आएंगे यही आपके सिलेक्शन को पूरा करेंगे, आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया को पूरा करेंगे, आपके सिलेक्शन को पक्का करेंगे। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर इज रिटन इन। ग्राहक से प्राप्त चेक को लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं? आपके ऑप्शन है कैश बुक में, सेल्स बुक में, परचेज बुक में, बिल रिसीवेबल बुक में। तो ये देखिए, जो ग्रीन कलर का पूरी तरीके से मैंने हाईलाइट कर दिया, यही इसका आंसर है, ठीक है। तो चेक से ग्राहक से प्राप्त चेकों को कहाँ पे लिखते हैं? तो ग्राहक से प्राप्त चेकों को कैश बुक में, मतलब रोकड़ बही में लिखा जाता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। देखिए, समझने की आप कोशिश कीजिएगा। ग्राहक से प्राप्त चेक को रोकड़ बही में निम्नानुसार लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? यदि प्राप्त चेक उसी दिन बैंक में जमा कर दिया जाए, ऐसी स्थिति में प्राप्ति पक्ष के विवरण खाते में चेक प्रदान करने वाले व्यक्ति या संस्था का नाम लिखकर राशि जो होती है उसके खाने में लिखी जाएगी। यदि प्राप्त चेक अगले दिन बैंक में जमा किया जाए, ऐसी स्थिति में जो चेक प्राप्ति तिथि पर या राशि प्राप्ति पक्ष के रोकड़ खाने में लिखी जाएगी तथा बैंक में जमा मतलब क्रेडिट करने की तिथि पर प्रति प्रविष्टि की जाएगी, ठीक है। और वह चेक प्राप्त ना होने पर, ठीक है, प्राप्त होने पर इसका उल्लेख चेक प्राप्ति तिथि पर पक्ष के रोकड़ खाने में किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा? रोकड़ बही में। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि लागत लेखांकन का उद्देश्य कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा लागत लेखांकन का उद्देश्य नहीं है? ये इसमें है आपका नहीं है लागत लेखांकन का। तो लागत लेखांकन का जो उद्देश्य है, देखिए सबसे पहले नहीं है, क्या नहीं है? निर्णय लेने में अंशधारक की सहायता करना, ये लागत लेखांकन का उद्देश्य नहीं है। इसमें आपके कौन कौन से होने चाहिए? तो इसका पूरी तरीके से आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले कुल तथा प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए लागत पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से व्ययों को लेखा करने को लागत लेखांकन कहते हैं। लागत लेखांकन की परिभाषा क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग का कुल तथा प्रति इकाई लागत ज्ञात करने एवं लागत पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से व्ययों का लेखा करने को लागत लेखांकन कहते हैं। लागत लेखांकन के उद्देश्य क्या क्या है? लागत निर्धारण करना, लागत नियंत्रण, लाभकारिता का निर्धारण करना, विक्रय मूल्य का निर्धारण करना, व्यवसाय की नीति निर्धारण हेतु आधार प्रदान करना, लागत में कमी लाना और वैधानिक दायित्वों को पूरा करना। तो ये लागत लेखांकन का ये पूरा क्या है? ये पूरा उद्देश्य है, एम है, ठीक है, लागत लेखांकन का। जैसे ही कोई प्रोडक्ट अगर कोई कंपनी बनाती है तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग करती है, मतलब लागत का निर्धारण करती है, नियंत्रण करती है, लाभकारिता का निर्धारित करती है कि कैसे कितने में बेचा जाए कि ये इस प्रोडक्ट पे पूरी तरीके से लाभ ही लाभ हो, ठीक है। विक्रय मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है? कोई अगर कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है तो कैसे विक्रय मूल्य वो निर्धारित करता है, एक समुचित या अनुचित कैसे मूल्य निर्धारित करता है, ये पूरा लागत लेखांकन का उद्देश्य है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि आर्थिक चिट्ठे में अंतिम रहतियां की मत दिखाई जाती है। आर्थिक चिट्ठा आप समझ ही रहे होंगे, जितने भी लोगों ने बीकॉम किया हुआ है वो लोग बैलेंस शीट बनाना जानते होंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट में जो अंतिम रहतियां होती है, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, वो हम लोग कहाँ लिखते हैं? तो वो जाहिर सी बात है, अंतिम स्टॉक जो आपका लिखा जाता है वो चालू संपत्ति में लिखा जाता है, ठीक है। चालू संपत्ति, भाई कोई अगर स्टॉक हमारा रह गया, नहीं सेलिंग हुआ, तो वो क्या हम उसको बंद कर देंगे? उसको हम चालू संपत्ति में ही रखेंगे, आगे फ्यूचर में वो कभी भी बेचा जा सकता है, ठीक है। तो करंट एसेट्स उसे हम मानेंगे अपना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो संपत्तियों के अंतर्गत दिखाया जाता है, ठीक है। संपत्तियों के अंतर्गत चालू संपत्ति अंतर क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। इन्हें एक लेखा अवधि में रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है। निम्नलिखित संपत्तियां चालू संपत्तियां हैं। हाथ में रोकड़, बैंक में रोकड़, विनियोग, प्राप्य विपत्र, अंतिम रहतियां, स्कंद और देनदार, ये सभी क्या है? ये सभी चालू संपत्तियां हैं। तो दोस्तों, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, हमारे पेड बैच से जुड़ना ना भूलें, ठीक है। पेड बैच 99 रुपीज़ में मैं आपको पूरी तरीके से ये कंप्लीट क्रैश कोर्स में लेकर आया हूँ, ठीक है। इसमें आपको पूरा सिलेबस वाइज आपको पूरी तरीके से तैयारी कराई जाएगी। जितने भी चैप्टर हैं अकाउंटिंग में, ठीक है, अकाउंटिंग, फिर टैक्सेशन, बजटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जीएसटी और ऑडिटिंग का जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जितने भी चैप्टर हैं, सभी का कंप्लीट डिस्कशन करके मैं पूरा इस कंप्लीट कोर्स में आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा और लाइव क्लासेस रहेंगी। इसमें आपको
मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा। इन सब के साथ साथ जैसे ही क्लास ओवर होती है आपको पीडीएफ भी मिलेगा क्लास का पूरी तरीके से, हैंड रिटन नोट्स और टाइपिंग किया हुआ आपको पूरी तरीके से पीडीएफ आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जितने भी अभी तक अकाउंटिंग के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये मात्र सिर्फ 99 रुपीज़ में मैं आपसे बस चार्ज कर रहा हूँ। 99 रुपीज़ इसकी फीस है, मान लीजिए। ये मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूँ, जितना भी मैं टाइपिंग करवाऊंगा ये उसका खर्चा है, ठीक है। तो 99 रुपीज़ सबसे कम रुपए में मैं आपकी पूरी अकाउंटिंग की तैयारी करवाऊंगा और टिल एग्जाम तक मैं आपके साथ रहूँगा, ठीक है। तो कंप्लीट कोर्स ना लेना भूलें, ठीक है। जल्दी से आप कंप्लीट कोर्स को ले लीजिए, इस पेड अप बैच में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। क्योंकि आपका पूरा जो एग्जाम में आना है 40 क्वेश्चन का, तो डेली 40 क्वेश्चन पे मैं पूरी तरीके से डिस्कस करूंगा। मॉर्निंग और इवनिंग आपकी क्लासेस रहेंगी, डेली आपको पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जुड़ना ना भूलें, जल्दी से पेड अप बैच को ज्वाइन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तलपट है मतलब लीजिए ट्रायल बैलेंस क्या है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस है क्या, तो ट्रायल बैलेंस आपका है सभी के खातों, ठीक है। ट्रायल बैलेंस आपका क्या है, सभी के खातों के शेषों की सूची है। क्या है ट्रायल बैलेंस, सभी के खातों की, मतलब जितने भी लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट होते हैं सभी के जो बैलेंस में जो शेष रह जाता है वही आपका क्या होता है, ट्रायल बैलेंस होता है। आइए इसके बारे में डिस्कशन देखते हैं, ठीक है। तलपट खाता बही के योग अथवा शेषों की वह सूची है जिसके दोनों भाग डेबिट और क्रेडिट के मिलन से यह प्रमाणित हो जाता है कि प्रत्येक लेन देन के दोनों पक्ष की खतौनी हो चुकी है और खाता बही, ठीक है, में सामान्यतः कोई भी अशुद्धि नहीं है। तो ये होता है ट्रायल बैलेंस मतलब तलपट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दीर्घकालीन पूंजी हानियों की पूर्ति की जा सकती है, मतलब दीर्घकालीन मतलब लॉसेस फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल इज रिकवर्ड। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, मैं पूरे चारों ऑप्शन नहीं लूंगा, मैं सीधा सीधा आंसर पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब दीर्घकालीन पूंजी लाभ से हम अपने दीर्घकालीन पूंजी हानियों की पूर्ति कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, दीर्घकालीन पूंजी लाभ से, ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करेंगे तो जब किसी संपत्ति को, जैसे अंश प्रतिभूति आपका हो गया, यूटीआई की यूनिट हो गया, जीरो कूपन बॉन्ड हो गया, को छोड़कर शेष अन्य पूंजी संपत्तियां जो करदाता के पास हस्तांतरित करने से पहले 24 माह से अधिक हों, अंश प्रतिभूति यूटीआई के यूनिट जीरो कूपन बॉन्ड आदि 12 माह से अधिक अवधि के लिए धारित हों, तो ऐसी संपत्तियों को हम दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति कह सकते हैं, कहा जाता है। ऐसी संपत्तियों पर होने वाला लाभ ये क्या होता है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ होता है। नियम है कि दीर्घकालीन पूंजी हानियों की पूर्ति दीर्घकालीन पूंजी लाभ से किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे उच्च अनुपात, ठीक है। उच्च अनुपात और कम मुनाफा ये कहाँ पर लागू होता है, ठीक है। हायर रेशियो प्रॉफिट इज अप्लीकेबल फ्रॉम, तो ये कहाँ पे लागू होता है, तो ये आपका डायरेक्ट मैं आंसर ही आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये आपका परिचालन अनुपात पर लागू होता है, ऑपरेशनल रेशियो पर पूरी तरीके से ये लागू होता है। उच्च अनुपात कम मुनाफा परिचालन अनुपात पर लागू होता है। परिचालन अनुपात संचालन लागत संचालन व्ययों के योग तथा शुद्ध विक्रय के बीच संबंध प्रकट करता है। यह अनुपात जितना कम होगा व्यवसाय की लाभ कमाने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। अन्य दिए गए अनुपातों में यदि उच्च अनुपात होगा तो व्यवसाय की लाभदायकता उतनी ही अधिक होगी। तो यही होता है परिचालन अनुपात, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराना लाभ वितरण अनुपात व नए लाभ वितरण अनुपात में अनुपात का अंतर बराबर होगा, मतलब पुराना डिफरेंस बिटवीन ओल्ड प्रॉफिट रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट रेशियो विल बी इक्वल टू, दोनों किसके इक्वल होंगे, मतलब पुराना लाभ अनुपात और नया लाभ वितरण ये किसके इक्वल होगा, तो ये आपका त्याग के अनुपात मतलब सैक्रिफाइस, ठीक है, सैक्रिफाइस रेशियो के इक्वल होगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन से पूरी तरीके से क्लियर करते हैं। तो देखिए एक्सप्लेनेशन इसका यह है कि पुराना लाभ वितरण अनुपात नए लाभ वितरण अनुपात, ठीक है, इक्वल, ये देखिए ये फॉर्मूला है, पुराना लाभ वितरण अनुपात नए लाभ वितरण अनुपात इक्वल त्याग के अनुपात, ठीक है, सैक्रिफाइस रेशियो इसके इक्वल होता है। अतः पुराने साझेदार के मध्य लाभ हानि में हुई अनुपातिक कमी त्याग अनुपात कहलाता है। मतलब जो पुराने हमारे साझेदार रहते हैं, जैसे आपने पार्टनरशिपिंग चैप्टर पढ़ा होगा बीकॉम में, तो पुराने साझेदार जो होते हैं उनके मध्य जो लाभ विभाजन में हुई अनुपातिक कमी होती है, लाभ विभाजन में जो अनुपातिक कमी होती है वही उसका त्याग अनुपात सैक्रिफाइस रेशियो होता है। और यही पुराना लाभ और नए लाभ वितरण के इक्वल होता है, ठीक है। फर्म किसी भी साझेदार के प्रवेश में लगाई गई ख्याति की राशि का विभाजन पुराने साझेदार के मध्य त्याग के अनुपात के आधार पर किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, माफ़ी चाहते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रुटियों को ढूंढना एवं रोकना है। त्रुटियों को ढूंढना और रोकना क्या है, मतलब टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स, तो इसका मतलब क्या होता है, अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य, ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, यही त्रुटियों को ढूंढना और रोकना है, ठीक है। अंकेक्षण मतलब किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लीट
अध्ययन करना, ठीक है, अंकेक्षण, ठीक है, ऑडिटिंग, ऑडिट करना, जांच पड़ताल करना, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। अंकेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य लेखों की सत्यता एवं उसकी शुद्धता की जांच करना है। त्रुटियों को ढूंढना एवं रोकना क्या होता है, अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य होता है। एक अंकेक्षक नैतिक जांच तथा प्रमाणन के दौरान आसानी से त्रुटियों का पता लगा सकता है। यदि अंकेक्षक लेन देन की विस्तृत जांच करे तो एक बड़ी सीमा तक कपटों को रोका जा सकता है। मतलब अगर अंकेक्षक सही तरीके से किया जाए जांच छानबीन, तो जो भ्रष्टाचार होता है वो काफ़ी हद तक उस पर रोक लगाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अंशों का हरण किया जाता है। अंशों का हरण किया जाता है मतलब शेयर कैन बी 45, ठीक है, 45। इसका हरण किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, तो अंशों का हरण मांग राशि के भुगतान ना करने पर किया जाता है, ठीक है, मांग राशि के भुगतान ना करने पर किया जाता है। मतलब मांग राशि के भुगतान ना करने पर अंशों का हरण किया जाता है। यदि कोई अंशधारी अपने अंशों या एक से अधिक मांगों को चुकाने में असफल रहता है तो कंपनी उसे 14 दिन का पूरी तरीके से नोटिस देती है। अगर 14 दिन के अंदर वह अंशधारी अपना बकाया भुगतान नहीं करता है तो अंशधारी के अंशों को कंपनी क्या करती है, जबरन जब्त कर लेती है, ठीक है। यही होता है अंशों का हरण, मतलब पूरी तरीके से शेयर को ले लेना, ठीक है। और ये किस बेस पे होता है, ये होता है आपका जब मांग राशि मतलब किसी का आप बकाया है और आप भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो कंपनी क्या करेगी, आपके शेयर को जब्त कर लेगी। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोजित, ठीक है, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल मिश्रित प्रभाव, मतलब कंसीडरेशन ऑन प्लानेड कैपिटल इज कंबाइंड इफेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड कैपिटल टर्नओवर रेशियो, शुद्ध लाभ अनुपात तथा पूंजी आवर्तन अनुपात, यही आपका नियोजित पूंजी पर प्रतिफल मिश्रित प्रभाव है, ठीक है। ये थियरी है थोड़ा, इसमें ऑडिटिंग का ही चैप्टर है, ये थोड़ा मुझे डिस्कस करना पड़ेगा अच्छे से। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तब उसमें मैं अच्छे से इसको डिस्कस करूंगा। अभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए नियोजित पूंजी पर प्रतिफल मिश्रित प्रभाव है, इसमें शुद्ध लाभ अनुपात, पूंजी आवर्तन अनुपात, ये दोनों होता है, ठीक है। तो इसको जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तब पूरी तरीके से डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो आपकी वैकेंसी जितने भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया है अकाउंटिंग के पेपर में ऐसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो एक मॉडल पेपर था, ऐसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे। देखिए जितने भी कैंडिडेट जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपने सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं, जल्दी से आप पेड बैच से ज्वाइन हो जाइए। बहुत ही कम फीस में मैं आपको पूरी सुविधा प्रोवाइड करा रहा हूँ। 99 रुपीज़ का ये पेड बैच है, ठीक है, क्रैश कोर्स है। अगर आप इसको लेते हैं 99 रुपीज़ में तो 100% मैं गारंटी कह रहा हूँ 40 क्वेश्चन जो आपके सिलेक्शन को क्राइटेरिया को पूरा करेगा, यही पूरी बैच से पूरी क्लियर करेगा। यही पूरा 40 नंबर जो आपका रहेगा यही आपके सिलेक्शन को पूरा करेगा। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीएस, ये सभी कैंडिडेट क्या करते हैं, हर साल पढ़ते हैं, लेकिन अकाउंटिंग लगभग जब पेपर आता है तभी पढ़ते हैं। और 40 क्वेश्चन यही आपके सिलेक्शन को पूरा करेंगे। तो जल्दी से आप पेड बैच को ज्वाइन कर लीजिए। पेड बैच का मैं एक बार फिर से आपको कंप्लीट पूरी तरीके से बता देता हूँ डिटेल में। देखिए इसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज वीडियो मिलेगा, पूरा डिटेल में वीडियो मिलेगा, हर एक टॉपिक को क्लियर किया जाएगा, हर एक टॉपिक पर डिस्कस होगा, वो थ्योरेटिकल पोर्सन हो, न्यूमेरिकली। दूसरा ये है कि न्यूमेरिकल जितने भी आपके एग्जाम में आते हैं उसको मैं पूरा सॉल्व करवाऊंगा, 1 by 1 हर एक न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व करवाऊंगा। जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं आपके अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग में, सब पे मैं डिस्कस करूंगा। थर्ड ये है कि आपको 40-40 क्वेश्चन का डेली आपका पूरी तरीके से वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। जैसे ही क्लास ओवर होती है उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। क्लियर है। लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं उनको अगर इस बैच से ज्वाइन होना है तो जल्दी से आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, ठीक है। कॉल करके आप अपने एडमिशन को जल्दी से पूरा करें, ठीक है। इस दिए गए नंबर पे आप जल्दी से कॉल कर लीजिए, ठीक है। कॉल करके आप